हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राम प्रताप सिंह। स्वागत है आप सभी का दीक्षा इंस्टीट्यूट गुड़ामालानी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज ही हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं RACIT का जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था 6 दिसंबर 2020 को, उसका आपको कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास में बेल आइकन है उसे प्री प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से एक साइबर थ्रेट नहीं है। निम्न में से एक साइबर थ्रेट नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, साइबर थ्रेट नहीं है पूछा है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइबर थ्रेट कहते किसे हैं। तो मैं आपको बता दूं, साइबर थ्रेट एक प्रकार का वायरस होता है जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर और डाटा को हानि पहुंचती है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो साइबर थ्रेट नहीं है? मालवेयर, फिशिंग, डिनाइल ऑफ सर्विसेज या राजस्थान का SSO। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान का SSO। तो चलिए देख लेते हैं ये SSO है क्या, इसका पूरा नाम क्या है। SSO का पूरा नाम है सिंगल साइन ऑन। राजस्थान SSO सिंगल साइन ऑन। ये एक प्रकार की डिजिटल सर्विसेज हैं जो कि राजस्थान सरकार द्वारा संचालित की जाती है, जिसके माध्यम से नागरिक सेवाओं के लिए जितनी भी जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र हैं, आपके जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं, आपके कोई पुलिस आपत्ति प्रमाण पत्र हैं और जितनी भी प्रकार की जो डिजिटल सर्विसेज हैं वो इसी SSO के माध्यम से राजस्थान में संचालित होती हैं। तो आपको इसका SSO का पूरा नाम पता होना चाहिए, सिंगल साइन ऑन। क्वेश्चन नंबर 2, LCD प्रोजेक्टर को PC से जोड़ा जा सकता है। LCD प्रोजेक्टर को PC से जोड़ा जा सकता है। निम्न में से किस में से LCD प्रोजेक्टर को PC से जोड़ा जा सकता है? HDMI कनेक्शन से, VGA से, इन दोनों से या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। LCD प्रोजेक्टर को PC से जोड़ा जा सकता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए LCD प्रोजेक्टर कहते किसे हैं और PC किसे कहते हैं। LCD प्रोजेक्टर होता है वो एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है जिसके माध्यम से आप किसी भी मॉनिटर का आउटपुट है वो लार्ज स्क्रीन पर किसी भी व्यूअर्स को दिखा सकते हैं। तो LCD का पूरा नाम होता है आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और PC का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। तो जो आपका LCD प्रोजेक्टर है उसको PC से जोड़ने के लिए आपको दो तरीके से इसको आप कनेक्ट कर सकते हो। कौन कौन सा? HDMI एंड VGA। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा C, ये दोनों। अब आपको HDMI और VGA का नाम पता होना चाहिए। HDMI का पूरा नाम होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस एंड VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे। मैं आपको इसके कुछ सैंपल पिक्चर्स दिखाता हूं ताकि आपको पता रहे कि HDMI केबल कैसी होती है और VGA कैसी केबल होती है। इस पिक्चर में जो आपको ब्लू कलर की पिन दिख रही है, केबल दिख रही है, उसको आपको VGA कहा जाता है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। और जो ये ब्लैक कलर की केबल है उसको कहा जाता है HDMI केबल, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो इन दोनों माध्यम से आप किसी भी LCD प्रोजेक्टर को PC से जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। MS आउटलुक 2010 की अकाउंट सेटिंग्स में आप सेट कर सकते हैं आने के लिए सर्वर POP3 से, जाने के लिए सर्वर SMTP से, एन्क्रिप्शन SSL से या ऑप्शन डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। जो MS आउटलुक 2010 है उसमें आपको अकाउंट की सेटिंग्स के लिए आप किन किन माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। तो आप अकाउंट सेटिंग्स के लिए आप POP3 के सर्वर से आप उसको सेव कर सकते हैं, SMTP से सेव कर सकते हैं और आपके एन्क्रिप्शन SSL से सेव कर सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि POP3 क्या होता है, SMTP क्या होता है और SSL क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं इनका पूरा नाम क्या होता है। POP का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड SSL का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट्स लेयर। जितनी भी MS आउटलुक 2010 के अंदर फाइल्स बनती है तो उनको कुछ ना कुछ एक निर्धारित फॉर्मेट के अंदर सेव किया जा सकता है। तो ये 3 आपके एग्जाम्पल है, POP, SMTP और SSL। तो ये एक प्रकार के जो सेव करने के लिए फॉर्मेट्स होते हैं जो आपके MS आउटलुक 2010 में यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय IT एक्ट 2000 में कंप्यूटर सोर्स कोड से छेड़छाड़ करना निम्न धारा के अंतर्गत अपराध माना गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा 65 यानी भारतीय IT एक्ट, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002
के अंतर्गत सोर्स कोड से छेड़छाड़ करना आपके आपराधिक गतिविधि के अंतर्गत माना गया है। कौन सी? धारा 65 के अंतर्गत। तो आपको पता रखना, इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो चीजें याद रखनी है कि भारतीय सूचना अधिनियम जो है वो 2000 के अंदर पारित हुआ था और उसकी धारा 65 के अंतर्गत कंप्यूटर सोर्स कोड से छेड़छाड़ करना आपराधिक गतिविधि माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलिंग शिष्टाचार के लिए आप चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको। फॉरवर्ड करने से पहले प्रामाणिकता की जांच करें, ऑल कैप्स अक्षरों का प्रयोग करें, रिप्लाई टू ऑल अधिकतर प्रयोग करें, एक ही मेल में बहुत से विषयों पर चर्चा करें। मेलिंग शिष्टाचार के लिए आप, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉरवर्ड करने से पहले प्रामाणिकता की जांच करनी चाहिए। यानी मेलिंग शिष्टाचार के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप अगर कोई भी ईमेल फॉरवर्ड करते हो या कोई भी मैसेज फॉरवर्ड करते हो किसी अन्य यूजर को, तो उस मैटर की या जो भी फाइल्स आप अगले यूजर को ट्रांसफर कर रहे हो तो उसकी प्रामाणिकता की जांच करनी चाहिए, ताकि कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स है वो किसी और आगे नेक्स्ट यूजर तक सर्कुलेट ना हो। क्वेश्चन नंबर 6, यह सॉफ्टवेयर साइबर थ्रेट से बचा सकता है। इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें पूछा गया था आपसे कि निम्न में से कौन सा साइबर थ्रेट नहीं है। तो मैंने उसी क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो साइबर थ्रेट है उसी का मतलब होता है वायरस। तो कौन सा वायरस है, कौन सा सॉफ्टवेयर है जो वायरस से आपके कंप्यूटर की रक्षा कर सकता है या उससे आपको बचा सकता है? ऑप्शन 1 एंटीवायरस, ऑप्शन बी ट्रोजन वॉर्स, ऑप्शन सी स्पाईवेयर, ऑप्शन डी मालवेयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। यानी आपके कंप्यूटर को साइबर थ्रेट या वायरसेस से बचाने के लिए आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश 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 फीचर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने में काम आता है। निम्न में से कौन सा ऑप्शन है जो आपके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने के लिए काम आता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। हाइपरलिंक, थंबनेल, ग्रेडियंट फिल या चार्ट फाइल। आपको अगर पूछा है कि बैकग्राउंड सेट करना है तो बैकग्राउंड सेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने के लिए ग्रेडियंट फिल का ऑप्शन होता है। ग्रेडियंट फिल का ऑप्शन होता है डिजाइन टैब के अंदर, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके जो अगले एग्जाम्पल जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं उन पर भी थोड़ी नजर डाल दीजिए। ऑप्शन ए दे रखा है हाइपरलिंक, यानी किसी भी पावर पॉइंट या किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर आपको किसी भी लिंक को हाइपरलिंक करना है तो उसके लिए भी शॉर्टकट की आपको पता होनी चाहिए। उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से सही चयन कीजिए। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से कोई एक पेयर है वो सही है, बाकी 3 गलत है। तो आपको राइट आंसर चूज करना है इसमें से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज ई वॉल्ट। यानी जो राज ई वॉल्ट है ये डिजिटल सर्विसेज है जिसके माध्यम से आप डॉक्यूमेंट डिजिटली स्टोर कर सकते हैं। आपको भली बात पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी एक इसी प्रकार की डिजिटल सर्विसेज चलाई जा रही है जिसका नाम होता है, जिसे कहा जाता है डिजिटल लॉकर। यानी आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आप डिजिटली सेव कर सकते हैं। उसी तरीके की एक सर्विसेज है जो राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है, उसका नाम है आपका राज ई वॉल्ट। राज ई वॉल्ट, जिसमें आप डॉक्यूमेंट है वो स्टोर आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पैन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। पैन कार्ड बनवाने के लिए आप निम्नलिखित में से किस वेबसाइट पर आप प्रार्थना पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत करेंगे? आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर ए UIDAI, ऑप्शन बी IRCTC, ऑप्शन सी NSDL, ऑप्शन डी SBI ऑनलाइन। तो आपको पता होना चाहिए अगर आपको पैन कार्ड बनवाना है तो उसके लिए आपको NSDL की वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये जो बाकी वाले 3 ऑप्शन दे रखे हैं उनका आपको कंप्लीट नाम पता होना चाहिए। UIDAI, जिसका पूरा नाम होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस संस्था के द्वारा, जो गवर्नमेंट बॉडी है उसके द्वारा आधार कार्ड जो जारी किया जाता है वो इसी UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है। आप जो रेलवे के अंदर आप जो ट्रेन की बुकिंग करते हो, रिजर्वेशन करते हो, वो आप IRCTC की वेबसाइट से करते हो, जिसका पूरा नाम है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट जो फुल फॉर्म है आपकी NSDL, यानी नेशनल सिक्योरिटीज
डिपॉजिटरी लिमिटेड। पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको एनएसडीएल की वेबसाइट को विजिट करना होता है। ये जो वेबसाइट है वो आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भारत सरकार के अंतर्गत ही कार्य करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको एनएसडीएल की वेबसाइट को विजिट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप इसका देख सकते हैं स्क्रीनशॉट कि पैन कार्ड किस तरीके से दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल कनेक्शन के वायरलेस नेटवर्क को लैपटॉप में प्रयोग करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? यानी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मोबाइल कनेक्शन से अगर आपको लैपटॉप में अगर आपके इंटरनेट को एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको किन चरणों का उपयोग करना होगा? तो इसमें से बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर सब लोग दे सकते हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मोबाइल से आपको अपने हॉटस्पॉट को ऑन करना होगा और लैपटॉप या किसी भी पीसी में उसका वाईफाई ऑन करके आप किसी भी इंटरनेट को आराम से एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने रास्ते की खोज करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं ब्लूटूथ सेवा, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, गूगल मैप या गूगल ड्राइव। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा इसका आंसर। आपने अगर आपको रास्ते की खोज करनी है तो आप गूगल मैप की सहायता लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये आपको एग्जांपल दिख रहा होगा यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन, जिस आराम से आप कोई भी इसी गूगल मैप की सहायता से आप किसी भी एड्रेस को आप इजीली है वो ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रॉइड फोन के सॉफ्टवेयर का वर्जन जानने के लिए आप डायल कर सकते हैं। अगर आपके अपने फोन एंड्रॉइड फोन का सॉफ्टवेयर वर्जन जानना है तो उसके लिए आपको डायल पैड से डायल करना होगा *#1234#, *#1234#। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीमेल संदेश का प्रयोग आप फाइल भेजने के लिए किया जा सकता है। जीमेल का प्रयोग आप फाइल भेजने के लिए किया जा सकता है। जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अनुसार आपको पता लग गया होगा कि ये फाइल साइज की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन डी। एक या अधिक फाइलें 25 MB साइज तक की, यानी आप गूगल जीमेल का उपयोग करते हुए अपनी फाइल की साइज 25 MB तक की फाइल की साइज को आप एक यूजर से दूसरे यूजर को आराम से ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में शेप आउटलाइन फीचर बदल सकता है। फिल कलर, आउटलाइन कलर विद विड्थ, सी ऑप्शन, 3D रोटेशन, ऑप्शन डी फ्लिप द शेप। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में शेप आउटलाइन का अगर आपको फीचर बदलना है तो उनमें से आप इसके लिए आपको ऑप्शन बी है उसका चूज करना होगा उसको, आउटलाइन कलर विद विड्थ। यानी एक्सेल शीट में जब आप डेटा शीट बनाते हैं तो उसका अगर आपको शेप आउटलाइन चेंज करना है तो उसके लिए आपको आउटलाइन कलर विद विड्थ चेंज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में चार्ट बनाने के लिए मुख्य भाग हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाने के लिए जो चार्ट बनाने के लिए आपके कौन से मुख्य भाग हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि चार्ट बनाने के लिए हमें डेटास की जरूरत पड़ती है, ग्रिड लाइन की जरूरत पड़ती है और डेटा लेबल्स की जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, एक्सेल के अंदर आप है वो वर्कशीट्स बनाते हो कितनी कोई भी डाटा की एंट्रीज के लिए, तो वैसे अभी आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी अटेंड कर सकते थे। क्लिप आर्ट, शेप, बुलेट्स, हेडर, पेज नंबर, ये सभी आपके एमएस वर्ड से रिलेटेड है। एमएस एक्सेल की बात की गई थी, इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत लोगों को इसमें दिक्कत आती है। आज आपकी इस दिक्कत को जड़ से खत्म करने की कोशिश करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि ये जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं जो आप कंप्यूटर में फीड करते हैं, जिनसे आप अपने डॉक्यूमेंट को टाइप करते हैं, उन सबको कहा जाता है फॉन्ट्स। फॉन्ट्स आपके अलग अलग लैंग्वेज के डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। तो आपको एरियल के लिए बारे में पूछा है तो ये एक प्रकार का फॉन्ट है। और देखते हैं कि फॉन्ट्स किस किस प्रकार के होते हैं। तो एग्जांपल्स ऑफ फॉन्ट्स आपके सामने हैं। इंग्लिश फॉन्ट्स आपको कुछ याद रखने हैं, जैसे कि बहुत कॉमन है ये कैलिब्री है, एरियल है, टाइम्स न्यू रोमन है,
हिंदी के कुछ फॉन्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, मंगल है, कृतिदेव 010 है, ये कुछ फॉन्ट्स है जो आपके डेली लाइफ में आपके कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेव एज फीचर से आप क्या, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेव एज फीचर्स का उपयोग किया जाता है किस लिए? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन होता है उनको, तो आपकी इस कंफ्यूजन का इलाज आज हम करेंगे। सेव और सेव एज में आपको फर्क पता होना चाहिए। मैं आपको बेसिकली बता दूं, अगर आप किसी भी फाइल को जनरली या सामान्यतः सेव करते हैं तो उसको कहा जाता है फाइल को सुरक्षित करना, सेव ऑप्शन। सेव एज का मतलब होता है जैसे किसी आप फाइल को आपने सेव किया, अब उसी फाइल को उसका नाम व स्थान यानी नेम एंड प्लेस चेंज करके किसी और अन्य स्थान पर सेव करना है, उसके लिए आप सेव एज ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी खुली हुई फाइल अन्य नाम से सेव की जा सकती है, यानी सेव एज है ऑप्शन है, उसकी मदद से आप किसी भी एक फाइल को दूसरे अन्य नाम से किसी और जगह पर सेव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्योर सील क्या है? क्वेश्चन पूछा है सिक्योर सील क्या है? एक फिशिंग सॉफ्टवेयर है, एक मालवेयर है, एक ट्रोजन हॉर्स है, या एक वेबसाइट की वैधता का प्रमाणीकरण सॉफ्टवेयर है? अगर आपने इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है उनका एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुना है तो इसमें से आप दो ऑप्शन आराम से कट कर सकते हैं। कौन कौन सा? ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। ये बात यहाँ लिखा हुआ मालवेयर एंड ट्रोजन हॉर्स, मैंने आपको बताया कि मालवेयर, ट्रोजन हॉर्स और जो स्पाईवेयर हैं वो एक प्रकार के आपके साइबर थ्रेट्स हैं, या आप दूसरे वर्ड्स में उनको कह सकते हैं, उनको वायरस कहा जाता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिक्योर सील के बारे में पूछा गया, तो इसका इससे संबंधित कुछ नहीं है, तो इसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। रहा ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी। तो आपको सिक्योर सील पता होना चाहिए कि किसी भी वेबसाइट की जो प्रमाणीकरण है, यानी वो वेबसाइट है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, उसकी प्रमाणीकरण की जांच के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है जिसको कहा जाता है सिक्योर सील, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, एक वेबसाइट की वैधता का प्रमाणीकरण सॉफ्टवेयर। मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं ताकि आपको ध्यान रहेगा कि किसी भी वेबसाइट में सिक्योर सील है वो अवेलेबल है या नहीं है। आपको जब भी आप किसी भी वेबसाइट का एड्रेस या टाइप कहीं भी एड्रेस बार में टाइप करेंगे तो ऐसा एक आपको लॉक का सिंबल आपको किसी भी वेबसाइट के एड्रेस के पास दिखेगा, तो इसको कहा जाता है पैडलॉक। किसी भी वेबसाइट में जब भी सिक्योर सील से जब भी कोई वेबसाइट गुजरती है तो उसमें एक पैडलॉक दिया जाता है, यानी ये आपका वेबसाइट है वो बिल्कुल ही सेफ है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी फाइलों को सिस्टम में पुनर्स्थापित करता है, यानी आपकी अगर जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं और सडनली कोई एरर आ गया, या आपका कंप्यूटर का कोई हार्डवेयर या कोई सॉफ्टवेयर पार्ट है वो काम करना बंद कर दिया, तो आपके विंडोज 10 के अंदर एक ऑप्शन होता है सिस्टम रिस्टोर पॉइंट का, जिसकी मदद से आप जो भी आपकी पिछली जो करेक्ट कंडीशन है, जो एक्टिव कंडीशन है, जिसमें आपके कंप्यूटर के सारे पार्ट्स या सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है वो इजीली स्मूथली वर्क कर रहे हैं, उस पॉइंट में आप अपने कंप्यूटर को आराम से स्विच कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके विंडोज 10 के अंदर सिस्टम रिस्टोर पॉइंट का एक ऑप्शन दिया होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी फाइलों को सिस्टम में पुनर्स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 20, एईपीएस क्या दर्शाता है? एईपीएस क्या दर्शाता है? मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आरएससीआईडी के एनालिसिस किए हैं, इनमें से जनरली आपके 2 से 3 फुल फॉर्म्स हैं वो हर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो इनको आपको थोड़ा विशेष तरीके से ध्यान रखना है कि एईपीएस का मतलब क्या होता है। अब ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें अगर आपको कुछ पता है तभी आप इनको सही कर पाओगे, इसमें कोई भी ना तो एलिमिनेशन मेथड काम आता है ना कोई आप तुक्का काम आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें दे रखा है एईपीएस यानी आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा सी। देखिए किस तरीके से होता है,
आपको पता होगा कि आजकल जितने भी डिजिटल पेमेंट्स है वो आप जैसे ही आप अपने थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठे किसी भी मशीन पर लगाकर आप पैसों का लेन देन कर सकते हो AEPS के माध्यम से, जिसका पूरा नाम होता है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसी के अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे दीजिए। UPI का फुल फॉर्म क्या होती है? UPI आधार से ही रिलेटेड है, वो चीज AEPS पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने के काम में ले सकते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सी डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने के काम में ले सकते हैं, यानी ऐसी कौन सी डिस्क है जिसको आप बार बार मिटाकर भी वापस काम में ले सकते हो? ऑप्शन दे रखा आपको CDR, ऑप्शन बी CDR एंड DVD RS, ऑप्शन सी CDRW एंड DVD RW, ऑप्शन डी DVD R। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, CDRW एंड DVD RW। मैं आपको इसके बारे में डिटेल आंसर दे देता हूं इसका कि CDR का मतलब क्या होता है। CDRW एंड DVD R का मतलब, CDR का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, यानी ऐसी CD जिसमें सिर्फ एक बार कोई भी डाटा है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है सिर्फ। नेक्स्ट है CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, यानी ऐसी CD जिसको आप कई बार है वो उसके अंदर डाटा फीड कर सकते हो, उसको मिटा सकते हो और वापस उसको यूज कर सकते हो। DVD-R डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, R का मतलब रिकॉर्डेबल, यानी ऐसी DVD जिसको आप सिर्फ एक बार यूज कर सकते हो। DVD-RW का मतलब है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीराइटेबल, यानी ऐसी DVD जिसको आप बार बार यूज कर सकते हो, यानी अगर कोई डाटा आपके फीड है उसको आप डिलीट करके नया कोई भी डाटा उसके अंदर फीड कर सकते हो। तो जनरली आपको पता होना चाहिए कि CD और DVD में फर्क क्या होता है। जो भी आपके 700 मेगाबाइट्स तक के जितने भी डाटाज होते हैं, जो आपके छोटे डाटा होते हैं, उनको आप स्टोर करने के लिए जिस स्टोरेज डिवाइस का उपयोग करते हो उसको कहा जाता है CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। तो कॉम्पैक्ट डिस्क आपकी दो टाइप की हो जाएगी, एक रिकॉर्डेबल और एक रीराइटेबल। रिकॉर्डेबल वो जिससे सिर्फ आप एक बार उसके अंदर डाटा रिकॉर्ड कर सकते हो, रीराइटेबल वो जिसे आप बार बार यूज कर सकते हो। ठीक है। DVD है वो उसमें CD से ज्यादा आपके कम से कम 5 से 6 CD के बराबर, यानी लगभग 4 से 4.5 GB तक के डेटा है वो उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ DVD। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य स्निपिंग टूल नहीं कर सकते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी आपके विंडोज के अंदर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। स्निपिंग टूल है वो एक प्रकार का आपका स्नैपशॉट लेता है, यानी स्क्रीनशॉट जिसे आप कहते हैं। अगर लैपटॉप में अगर आपको किसी भी डेस्कटॉप का किसी भी प्रोग्राम का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो उसके लिए आप स्निपिंग टूल की हेल्प ले सकते हैं। तो इसमें पूछा गया कि आपको स्निपिंग टूल से आप कौन सा काम नहीं कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन ए दे रखा है, ऑब्जेक्ट के चारों ओर आयताकार आकृति बनाना, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑप्शन बी, पूरी स्क्रीन को कैप्चर करना, बिल्कुल कर सकते हैं। ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना, और ये सभी। अब पूछा गया आपसे कि स्निपिंग टूल से नहीं कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन सी है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना। तो स्निपिंग टूल तो एक स्क्रीनशॉट का ऑप्शन होता है, उसकी मदद से आप ईमेल अटैचमेंट को कैसे डिलीट करोगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट कार्ड की भुगतान करते समय वेबसाइट को आवश्यक रूप से देखना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं ऐसे मानूंगा, क्योंकि इसमें आपको साइबर अवेयरनेस से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे आपको पता होना चाहिए कि कार्ड आपके कितने प्रकार के हैं। जनरली आपके जितने भी डिजिटल कार्ड्स होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रेडिट कार्ड, एक होता है डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड वो होता है जिसके अंदर आपके प्री लोडेड अमाउंट होता है, जिसकी कुछ लिमिट होती है, उसके माध्यम से आप कोई भी शॉपिंग है या कहीं पे भी आप पैसों का भुगतान कर सकते हैं। दूसरा कार्ड है आपका डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड का मतलब होता है जितना आपका एक्चुअल अकाउंट में बैलेंस है उसी अमाउंट को आप यूज कर सकते हो विदाउट एनी लिमिट। तो इस क्रेडिट कार्ड से संबंधित आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट पे है, कोई भी अगर आप किसी भी जैसे कोई बुक परचेज कर रहे हैं तो उस बुक परचेज करने के लिए आपको ऑनलाइन आजकल पेमेंट करने होते हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको कुछ नियम है जो आपको ध्यान होनी चाहिए
कि क्रेडिट कार्ड को सबसे पहले तो जो आपने सिक्योर वेबसाइट वाला जो पिछला क्वेश्चन था उसको पता होना चाहिए कि उस वेबसाइट पर हमेशा एक पैडलॉक का सिंबल होना चाहिए। अगर वो पैडलॉक का सिंबल नहीं आ रहा है वहां पर तो आपको उस वेबसाइट से किसी भी प्रकार की कोई भी लेन देन नहीं करनी है। दूसरा, आपके पासवर्ड को किसी को शेयर नहीं करना है। तीसरा, आपके ओटीपी को किसी को शेयर नहीं करना है। ठीक है, और क्या इस क्वेश्चन का आंसर राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, यानी HTTPS और OTP। आपको पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म्स क्या क्या होती है जो भी इस क्वेश्चन में यूज हुई है। CVV का मतलब होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, OTP का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड, HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ध्यान रखिएगा, S का मतलब पीछे होता है सिक्योर। अगर आपको सिर्फ पूछा गया HTTP, उसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैं आपको एक सैंपल पिक्चर दिखाता हूं कि क्रेडिट कार्ड कैसा दिखता है। ये देखिए, ये जो आपको दी गई है, ये जो कोई भी कार्ड होता है उसकी जो डिजिट है वो कितने अंकों की होती है? 16 डिजिट के। ध्यान रखिएगा, ये 16 डिजिटों का कोई भी क्रेडिट कार्ड के नंबर होते हैं। उसके जस्ट नीचे एक्सपायरी डेट लिखी होती है और उसके पीछे है वो 3 अंकों का एक CVV कोड लिखा होता है जिसको कहा जाता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। तो उम्मीद करता हूं ये आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और आप इनको साथ साथ में नोट डाउन भी करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रकार मोबाइल से भुगतान में प्रयोग नहीं किया जा सकता? कहने का मतलब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको निम्न में से किस माध्यम से आप मोबाइल से है वो भुगतान नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, पॉइंट ऑफ सेल यानी POS। ऑप्शन नंबर बी, फ्री चार्ज। ऑप्शन सी, पेटीएम। ऑप्शन डी, स्टेट बैंक बडी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और डेली लाइफ में जितने भी यूजर्स इनको यूज करते हैं वो इनका आंसर आराम से दे पाएंगे। और जिसको नहीं पता है वो भी थोड़ा ध्यान रखेंगे कि आपको पूछा है इसमें कि मोबाइल से भुगतान करने, किससे भुगतान करना है वो प्रयोग नहीं किया जा सकता है। फ्री चार्ज से आप बिल्कुल कर सकते हैं, पेटीएम से बिल्कुल कर सकते हैं, स्टेट बैंक बडी बिल्कुल कर सकते हैं। ये स्टेट बैंक की ऑफिशियल एक ऐप है जिसके माध्यम से आप कोई भी डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यानी एक ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। पॉइंट ऑफ सेल है वो कोई किसी भी प्रकार का भुगतान के लिए, लेन देन के लिए कोई भी सर्विसेज नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधित कार्य के लिए नहीं है? निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधित कार्य के लिए नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, USSD। ऑप्शन बी, मूक। ऑप्शन सी, नेपटेल। ऑप्शन डी, स्वयं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आपके लिए बहुत हार्ड क्वेश्चन भी आपको लग सकता है। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी जनरल अवेयरनेस पे आधारित होते हैं, लेकिन IT से रिलेटेड होने के कारण इसको कंप्यूटर में भी काउंट किया जाता है। तो आपको पता होगा कि समय समय पर जितने भी आपकी डिजिटल जो भी प्रोग्राम्स लॉन्च होते हैं तो उनके नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, उनमें से ये चीज है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, USSD। अब देख लेते हैं कि इनका पूरा नाम क्या क्या है। USSD का पूरा नाम है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। मूक का, MWC का पूरा नाम होगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इसको थोड़ा आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये RSCIT के एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसके एग्जाम्पल भी आपको कुछ पता होने चाहिए। मैं आपको नेक्स्ट और किसी वीडियो में इसमें डिटेल से वीडियो इसमें बना दूंगा कि मूक क्या है, आपके कौन कौन से ऑनलाइन कोर्सेज इसमें अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है आपका नेपटेल यानी नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। नेक्स्ट है आपका स्वयं यानी स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड यूजर निम्न कार्य कर सकता है। आपको पता होना चाहिए कि ट्विटर किस प्रकार की वेबसाइट है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो उसमें से एक एग्जांपल आपका ट्विटर भी है। जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, लिंक्डइन है और भी ऑर्कुट है, बहुत सारे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। स्पेशली अगर ट्विटर की बात करें तो निम्नलिखित में से ये जितने भी काम आपको लिखे हुए हैं ऑप्शन में, इन सभी कार्य को आप आसानी से ट्विटर के माध्यम से कर सकते हैं। यानी
जो आप ट्विटर पर कोई भी संदेश लिख सकते हैं वो आपके 140 अंकों तक का लिख सकते हैं, फॉलोअर्स को रीट्वीट कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट पर हैशटैग बना सकते हैं, यानी ये सारे ऑप्शन है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इस तरीके का ट्विटर का इंटरफेस होता है, बहुत पॉपुलर है ये वेबसाइट। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इजी क्वेश्चन अगेन, इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गूगल प्ले स्टोर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एंड्रॉइड है वो आपका मोबाइल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपका गूगल के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया है। विंडोज का पूछे तो विंडोज किस कंपनी का स्वामित्व है? माइक्रोसॉफ्ट का। और आईओएस एप्पल कंपनी का। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट के सेल्स में कुछ नंबर स्टोर्स हैं। उन सेल्स की संख्या जिनमें 40 से ज्यादा नंबर है जानने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग में लाना होगा? अगर आप जैसे कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर आपने कोई भी एक्सेल शीट के अंदर डेटा लिखे हैं और उसमें किसी सेल्स की संख्या जिनमें 40 से ज्यादा नंबर हैं, तो उसका प्रयोग पता करने के लिए आप किस फंक्शन का उपयोग करेंगे? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, काउंट इफ। अगर आपको एक्सेल में अगर बहुत सारी दिक्कत है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि उनको जनरली एक्सेल समझ में नहीं आता है, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। इसी चैनल पर हम आपके लिए MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS वर्ड, MS आउटलुक, MS एक्सेस, इंटरनेट, MS पेंटिंग, टाइपिंग, जितने भी जो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी प्रकार के आपकी शंका समाधान है, उनका कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल करवाने वाले हैं। और धीरे धीरे इनको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको जल्दी इनके वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम उनके बारे में कंप्लीट जानकारी रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए निम्न स्टेप्स होंगे। अगर आपको MS एक्सेल के अंदर कोई चार्ट क्रिएट करना है, तो चार्ट क्रिएट करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले डेटा पे क्लिक करना, उसके बाद टैब पे, और फिर आप पे चार्ट पे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सेलेक्ट डेटा, इंसर्ट टैब एंड सेलेक्ट चार्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्र एक स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए निम्न फीचर प्रयोग में लाया जाता है। ये क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा सा टफ भी है, क्योंकि इसमें जो एग्जामिनर ने बहुत ही है वो मैं कहूंगा कि एक चालाकी से इस क्वेश्चन को बनाया है। इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसमें से एक सबसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही आप पास एक नाम लिखा हुआ है, मात्र एक स्लाइड। तो इसको थोड़ा अंडरलाइन करके चलिएगा। अगर आपको सिर्फ पूछा होता कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो भी एनिमेशन है उनके स्लाइड्स को चेक करने के लिए आप किस ऑप्शन का प्रयोग करोगे, तो इसका आंसर हो जाता स्लाइड शो, जिसके अंदर सारी स्लाइड्स का प्रीव्यू है वो आपको एक साथ दिखा हुआ। लेकिन अगर आपको जो भी करंट स्लाइड है उसका एनिमेशन चेक करना होता है, तो उसके लिए आपको ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक करना होगा, यानी प्रीव्यू। अगर याद रखिएगा, अगर सिर्फ आपको किसी एक ही स्लाइड का अगर आपको एनिमेशन चेक करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे? प्रीव्यू बटन पे क्लिक करोगे। अगर आपको सारी स्लाइड्स का एक साथ अगर आपको प्रीव्यू चेक करना है तो उसके लिए आप स्लाइड शो पे क्लिक करोगे। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइए कि स्लाइड शो MS पावर पॉइंट में यूज करने के लिए आप किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में आवाज डालने के लिए अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें स्लाइड्स में आपको कुछ ऑडियोज अगर आपको इनपुट करने हैं तो उसके लिए आपको किस ऑप्शन की मदद लेनी होगी? स्लाइड शो के बाद नेक्स्ट करना है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के बाद स्लाइड शो करना है, या इंसर्ट के बाद मीडिया ग्रुप में ऑडियो के बाद साउंड फाइल सेलेक्ट करनी है, या ऑप्शन डी स्लाइड शो, इंसर्ट और सेव पे क्लिक करना। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा सी, यानी इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको
ऑडियो मेन्यू पे क्लिक करना है और फिर आपको साउंड फाइल सेलेक्ट करना है जिसको आपको अपनी स्लाइड में इंसर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति जान सकते हैं। अगर आपने जैसे IRCTC वेबसाइट के माध्यम से आपने कोई भी ट्रेन की टिकट का रिजर्वेशन किया है, अगर आपको जानना है कि उसमें आपको कितनी वेटिंग चल रही है या आपकी टिकट है वो कंफर्म हुई या नहीं हुई, तो उसके लिए आपको किस माध्यम से आप उसकी स्थिति जान सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो कि IRCTC के माध्यम से या किसी भी माध्यम से अगर आपने ट्रेन का रिजर्वेशन करवाया है तो आपको एक टेम्परेरी PNR नंबर आपको दिया जाता है, जिसका पूरा नाम होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी PNR नंबर की मदद से आप किसी भी ई टिकट्स के आरक्षण की वर्तमान की स्थिति आराम से जान सकते हैं। अगर आपने कभी किसी ट्रेन में सफ़र किया है या कभी आपने ट्रेन की टिकट देखी है तो देखिएगा इस तरीके की कोई एक ट्रेन की टिकट आपको दिखती है जो आपको एक्चुअली ये विंडो से मिलती है, जिसके अंदर जो आपको ये बॉक्स के अंदर ये 10 अंकों का जो आपको डिजिट दे रखा है, ये आपका एक टेम्परेरी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है जिसको आप PNR नंबर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अमान्य ईमेल एड्रेस बताइए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इनमें से एक है वो ईमेल एड्रेस है वो गलत है। तो इसमें से देखिए चारों में से आपका सबसे अलग कौन सा है। अगर आप इस क्वेश्चन को अटेंड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी के अंदर पीछे .com है, ऑप्शन सी में पीछे .in है, ऑप्शन डी में पीछे .com है, लेकिन ऑप्शन ए के अंदर देखिए @only yahoo लिखा हुआ है, पीछे .com नहीं है, यानी और कौन सा हो सकता है, यानी यही होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि ईमेल एड्रेस के अंदर आपको कोई भी कैपिटल अक्षर यूज नहीं करना है, कभी भी स्पेस यूज नहीं करना है, और हमेशा लास्ट के अंदर किसी भी वेबसाइट का एड्रेस और लास्ट में .com .in इस तरीके के जो डोमेन है वो हमेशा यूज करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोटर सर्विसेज के लिए पोर्टल हैं। जो भी स्टूडेंट 18 साल की एज को पार कर चुके हैं या जिसका भी वोटर कार्ड बन चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि आजकल है वो जितने भी वोटिंग है या आपका जो वोटर कार्ड है वो आपके ऑनलाइन है वो बनना शुरू हो गया है। तो वोटर सर्विसेज के लिए आपको निम्न में से किस पोर्टल का उपयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, NVSP, नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल। या ध्यान रखना आपको, नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल। IRCT आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। RSRTC आपको पता होना चाहिए, राजस्थान रोडवेज का है, यानी राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। और C आपको पता है सबको, UIDI मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आपके आधार कार्ड को मानकीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपके इस वीडियो का, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप क्या कर सकते हैं। ऑप्शन ए आपको दे रखा है, अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं। ऑप्शन बी, हाइपरलिंक को टाइप कर सकते हैं। ऑप्शन सी, एक बुकमार्क बना सकते हैं। ऑप्शन डी, टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिसको MS वर्ड आता है वो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप जो होम टैब है, होम टैब के अंदर ही आपके होता है, सेकंड ऑप्शन होता है फॉन्ट के बाद पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आपको पता है कि जो टेक्स्ट को अलाइन करना होता है उसको आप आराम से कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, टेक्स्ट को अलाइन करना। टेक्स्ट का अलाइनमेंट MS वर्ड के अंदर 4 प्रकार का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता देता हूं इसका। सबसे पहला अलाइनमेंट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, जिसके लिए शॉर्टकट की यूज की जाती है Ctrl+L। उसके बाद होता है आपका सेंटर अलाइनमेंट यानी Ctrl+E। उसके बाद होता है आपका Ctrl+R यानी राइट अलाइनमेंट। और उसके बाद जो आपका ऑटो मोड होता है, जिसको हम कहते हैं जस्टिफाइड अलाइनमेंट, जस्टिफाइड टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो उसके लिए आपको Ctrl+J प्रेस करना हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करूंगा ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए
और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट कौन सा वीडियो आप चाहते हैं। और मेरी तरफ से ऐसे वीडियोस आपको ढेर सारे मिलते रहेंगे और उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिनको इनकी ज़रूरत है, और आप अपनी पढ़ाई के अंदर मस्त रहेंगे और व्यस्त रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। धन्यवाद।